साथियों, मैं मेनपाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहता है हिंदी का, वो रहता है समास। क्योंकि संधि हमने की है, संधि के बाद का जो टॉपिक रहता है मुख्य रूप से समास का रहता है। और अक्सर स्टूडेंट के मन में ये आता है कि समास बहुत हार्ड है, और वास्तव में जरूरत क्या होती है, समास को समझने की जरूरत होती है, ना कि शब्दों के रटने की जरूरत होती है, बल्कि उसको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, समझते हैं क्या होता है समास। हमारा टॉपिक है समास। देखिएगा क्या होता है समास, किसे कहा जाता है समास, या इसका अर्थ क्या होता है, या शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इस प्रकार की चर्चा हम कर रहे हैं। तो समास का जो अर्थ रहता है, किससे मिलकर बनता है समास? सम धन्य आस। सम धन्य आस, सम और आश दो शब्दों से मिलकर के बनता है समास। और यहां पर सम का अर्थ क्या रहता है दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। सम का अर्थ, सम क्या होता है, एक इस प्रकार से सम भी लिखते हैं और एक ये सम रहता है। ठीक है, यदि प्लस के बाद सम आता है, ये प्लस के बाद, और सम में मैं हलंत नहीं होता, मैं पूरा होता है, इसका अर्थ जो रहता है वो रहता है बराबर। क्या रहता है दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। बराबर यानी एक जैसा। ठीक है, सम के अंदर यदि हलंत नहीं लगा हुआ तो इसका अर्थ क्या रहेगा? बराबर या एक जैसा। ठीक है, और ये जो सम आता है इसमें हलंत लगाया हुआ है मैंने, और इस हलंत का क्या अर्थ होगा दोस्तों वो देखिएगा। इस सम का अर्थ क्या होता है, ये एक तरह से होता है उपसर्ग। क्या होगा दोस्तों? उपसर्ग होगा। ठीक है, और इस उपसर्ग का जो अर्थ होता है वो क्या रहता है? उपयुक्त। उपयुक्त दोस्तों, उपयुक्त क्या होता है और उपरोक्त क्या होता है, दो शब्द अलग अलग है। उपयुक्त और एक होता है उपरोक्त। उपरोक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखित, यानी ऊपर दिया हुआ कोई चीज होता है, उसके लिए उपरोक्त लगाते हैं। जैसे इस यहाँ पे उपरोक्त लिखूं तो हम इसको पढ़ेंगे उपरोक्त। ठीक है, और उपयुक्त का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ समझिएगा, क्योंकि एक एक शब्द को जब हम उसका अर्थ समझेंगे ना तो ही समास जो है वो क्लियर हो पाएगा। क्योंकि उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है शब्द का, कि किस प्रकार से समास बनाए जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, समास के अंदर संधि ढूंढ लेते हैं और उसका तोड़ करके टुकड़ा अलग अलग जब करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो उसमें संधि विच्छेद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बताया इस प्रकार से जाता है, शब्दों को समझाया नहीं जाता, तो ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर ये आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, उपयुक्त क्या होता है? उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक तरह से। क्या होता है दोस्तों? ठीक तरह से। ठीक है, अब एक शब्द हमारा क्लियर हुआ कि क्या रह गया? ठीक तरह से। किसका? उपयुक्त का। और उपयुक्त अर्थ किसका निकला? सम का निकला। तो ये तो इसमें है ही नहीं, इसकी तो जिक्र ही नहीं करना, सिर्फ बताया था सम का अर्थ क्या होता है, बराबर होता है। तो ये रह गया सम। सम का अर्थ क्या हुआ? सम एक उपसर्ग है, और उपयुक्त इसका अर्थ होता है, उपयुक्त किसे कहते हैं? ठीक तरह से होता है। अब दूसरा शब्द, दूसरा क्या है इसमें? आश। क्या है दोस्तों, देखिएगा आस। और इस आस का क्या अर्थ होता है? आस का अर्थ होता है निकट। ठीक है, या आस जो है क्या है, इसका अर्थ होता है, आस का अर्थ बिल्कुल निकट या ठीक तरह से पास के अंदर स्थित। ठीक है, आस का अर्थ क्या लेंगे हम? पास में। पास में। ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं कि पास में भी कह सकते हैं इसको, और इसको ये भी कह सकते हैं कि पास आना। पास आना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दो शब्द निकले, और कौन कौन से निकले और किस प्रकार से निकले उसको समझिएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक तरह से। और आज का अर्थ क्या हुआ? पास में या पास आना। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि ठीक तरह से पास में आना। ठीक तरह से पास में आना। पास में आना। ठीक है, यानी कि ऐसा शब्द, ऐसे शब्द, ठीक है, जिसको ठीक तरह से अपन पास में ले सकते हैं, और उसको क्या करते हैं, जो बड़ा पद होता है उसको हम संक्षेप में कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इसका अर्थ ये भी रहता है संक्षेप,
ये भी कहा जा सकता है। समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, संक्षेप भी ले सकते हैं, क्योंकि पास में बिठाना है, दो शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है, उसके अंदर बीच के अंदर के शब्द को हटा करके और इस तरह से लिख देना कि उसका अर्थ वही रहे, और शब्द को छोटा करके लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक शब्द है माता और पिता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माता और पिता, ठीक है, मेरे माता और पिता, ठीक है, ये हमारे सामने शब्द है। ठीक है, इसका विग्रह किया हुआ है, विग्रह सहित है ये। ठीक है, समास के अंदर दो चीजें पढ़नी जरूरी होती है, एक समास और एक समास विग्रह है। ठीक है, समास किस प्रकार से होता है? संक्षिप्त रूप। ठीक है, समास का अर्थ क्या रहता है? एक तरफ से संक्षेप रहता है। ठीक है, यानी छोटा शब्द बना करके लिखना। आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताएं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं छोटा रूप। ठीक है, और कैसे होगा? यदि बात करें समास विग्रह की, समास विग्रह दोस्तों क्या होगा? बड़ा रूप। समास है, उसका थोड़ा सा बड़ा रूप बना दिया तो क्या होगा? समास विग्रह है। और ये समास विग्रह पद है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम सामासिक रूप कैसे देंगे, यानी समास कैसे करेंगे इसको, तो वो देखिए। अब मैंने लिखा माता पिता, क्या दोस्तों इसका अर्थ कोई और निकलता है? कभी नहीं निकलेगा। चाहे मैं लिखूं माता और पिता, चाहे लिखूं माता पिता, यानी मेरे माता पिता की, मेरे पेरेंट्स की ही बात हो रही है दोनों में। ठीक है, तो ये जो पद है ये कहलाता है सामासिक पद। सामासिक पद दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि समास किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि समास किसे कहते हैं, बट एक बार इसके अर्थ को समझना जरूरी है। ठीक है, यानी कि ये जो शब्द है मैं आपको बता रहा हूं पास पास में बिठाना। ठीक है, ये कह रहा है ठीक तरह से पास में आना। ठीक है, तो ये जो लाइन थी इसका अर्थ कैसे निकला? ठीक है, तो हमारे सामने शब्द है माता और पिता। ठीक है, और इस माता और पिता को मैंने एक पास में बिठाया ठीक तरह से, तो क्या लिख दिया? माता पिता लिख दिया। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी हम इसी प्रकार से समझेंगे, पेरेंट्स की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये माता पिता जो है ये क्या है? समास है। आप समझ गए होंगे कि ठीक तरह से पास में किस प्रकार से आते हैं। माता और पिता से माता पिता बनाया। ठीक है, ये था हमारा सामासिक पद, और ठीक तरह से पास में इस प्रकार से बिठाया जाता है। जो शाब्दिक अर्थ है, शब्दों का अर्थ हमने समझा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है किस प्रकार से होता है। संक्षेप इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा सम और आस, क्या है? सम और आस। ठीक है, ये जो शब्द बनते हैं, सम का अर्थ क्या रहेगा? सम का अर्थ हमने देखा है, सम उपसर्ग शब्द है, एक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, सम क्या है? समान, एक विशेषण है, ये भी समझ लीजिएगा। सम क्या है? एक विशेषण शब्द है। और विशेषण क्या होता है दोस्तों? हमारे चैनल पर महावीर सर ने बहुत अच्छे से विशेषण जो है करवाया है। किसी शब्द की विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, महावीर सर करवा चुके आपको विशेषण, बहुत अच्छे से करवाया था, मैंने खुद उनसे किया था, तो आप समझे होंगे विशेषण किसे कहते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। सम का अर्थ क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो ये रह गया। और इसका सम का अर्थ क्या लेंगे? उपयुक्त लेंगे। ठीक है, यहां पर सम का अर्थ उपयुक्त लेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी ठीक तरह से इसका अर्थ लेंगे। और आस का अर्थ पास में या पास आना, यानी ठीक तरह से पास आना होता है। और ठीक तरह से पास किस प्रकार से आता है? माता और पिता है, इसमें विभक्ति चिन्ह लिखा हुआ है और इसको हमने हटा करके माता पिता लिख दिया है, एक साथ सामासिक पद बन गया। ठीक तरह से पास में इसको ले आए। ठीक है, तो ये था हमारा शाब्दिक अर्थ, इसको शब्दों को समझा। अब समझते हैं इसकी परिभाषा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं आप, और तब तक रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। ठीक है, करते हैं इसको इरेज और बढ़ रहे हैं आगे। दोस्तों अब मैं बात करूंगा समास की परिभाषा की। ठीक है, कि समास की परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा को भी थोड़ा सा समझेंगे कि परिभाषा क्या होती है। यानी ऑथेंटिक जो समास कहा जाता है,
एक गाइडों में दिया जाता है, पुस्तक में जो इसकी परिभाषा दी जाती है वो क्या होती है, उसको लिख रहा हूं और उसके बाद उसको भी समझेंगे कि जो समास है उसका परिभाषा क्या होती है। चलिए देखते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं दोस्तों किस प्रकार से होता है। पद लिख दिया मैंने, दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, हमें याद रखना है पद के स्थान पर शब्द। क्या याद रख सकते हैं? शब्द भी रख सकते हैं। पद के स्थान पर यदि मैं लिखूं शब्द, यानी दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं। क्या लिखा? दो या दो से अधिक शब्द, कम से कम दो शब्द होने जरूरी है। ठीक है, यदि एक होगा तो उसका समास नहीं होगा दोस्तों, कम से कम दो शब्द होना जरूरी है। और दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, या तो दो होंगे या दो से अधिक, तीन या चार भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम दो शब्द होंगे और शब्दों को ही व्याकरणिक दृष्टि से पद मान लिया जाता है कई बार। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा उसको पद कह दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शंका की, डर की जरूरत नहीं है, आप इसको समझिएगा। पद और शब्द आप एक ही समझ सकते हो। ठीक है, चाहे वो पद आपको दे या शब्द आपको दे, सिर्फ ध्यान में क्या रखोगे आप, यही चीज ध्यान में रखोगे कि हमारे सामने शब्द ही है। ठीक है, क्योंकि पद जब दे देते हैं ना, पद शब्द अलंकार, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि वास्तव में पद क्या होगा, हमारी समझ से बाहर। कुछ नहीं समझना, सिर्फ शब्द समझना है। दो या दो से अधिक शब्द होंगे। ठीक है, और उसके मेल को समास कहा जाता है। दोस्तों मेल को समास कहा जाता है यानी जुड़ा होगा। ठीक है, और एक होता है विग्रह, समास विग्रह। चलिए इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। समास विग्रह क्या होगा? ठीक है, सामासिक पद को जो बीच के अंदर विभक्ति चिन्ह है उसको अलग करके शब्दों को लिख दिया जाता है, वो समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो सामासिक पद होता है से जो विभक्ति चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह को कहां लिखेंगे? बीच में लिखकर प्रकट करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो सामासिक पद है उसको हम उसके बीच की विभक्ति को अलग से लिख करके उसके बीच में लिखेंगे और उसको प्रकट कर देंगे शब्द को, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, जैसे संधि का विच्छेद किया था, टुकड़े किया था, उसी प्रकार समास के भी होंगे और उसके अंदर बीच में विभक्ति हो रहा जाएगी। ठीक है, यानी कि संधि के अंदर क्या था, जैसे मान लो हमारे सामने शब्द था परोपकार। ठीक है, और इसकी हमने संधि की थी, क्या की थी? पर धन उपकार। ठीक है, यहाँ पे ए था, ए और उ मिलकर के ओ बना था और ओ की मात्रा जो थी रे के अंदर हमें देखने को मिली थी। बीच में क्या आया था? प्लस आया था। इसी प्रकार ये होता है पर उपकार। ठीक है, ये भी इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो बीच में क्या होगा? विभक्ति चिन्ह होगा। ठीक है, पर का अर्थ क्या होता है? दूसरों। ठीक है, दूसरों पर उपकार करना। ठीक है, परोपकार क्या कहलाएगा? पर का अर्थ दूसरों पर और उपकार करना। ठीक है, दूसरों पर उपकार करना परोपकार होता है। ठीक है, तो समास क्या लेगा? इस प्रकार से लगेगा। जो समासिक पद है इसके अंदर क्या होता है? विभक्ति चिन्ह को बीच में लिख दिया जाता है, वो होता है हमारा समास विग्रह। ठीक है, तो आपको अच्छे से समास समझ में आया होगा, समास की परिभाषा समझ में आई होगी और इसी प्रकार से आपको समास विग्रह भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इसको, यानी कि समास किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पदों का मेल होगा, तो इसको भी समझते हैं। ठीक है, एक तरफ हम समझ रहे हैं समास, एक तरफ से क्या समझ रहे हैं? समास समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे सामने शब्द है यज्ञशाला।
क्या है दोस्तों, यज्ञशाला, ठीक है। और एक तरफ दूसरी तरफ हम ले लेते हैं संधि का एग्जाम्पल लेते हैं, इसको भी साथ में रखेंगे क्योंकि हमें क्लियर होना चाहिए कि समास और संधि के अंदर डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, ठीक है। इन दोनों को यदि समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। समास है, क्या होगा, यज्ञशाला दे दिया, ठीक है। अब संधि है, इसमें क्या होगा, देखिए एक और शब्द लेते हैं इसके अंदर, जैसे हमने अभी शब्द लिया था ये परोपकार वाला, ठीक है, इसी को लेते हैं परोपकार, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इसका मैंने समास तो आपको बता दिया, समास ये रहेगा दूसरों पर उपकार करने वाला, प्रकार दूसरा रहता है, दूसरों पर उपकार करने वाला, ठीक है। तो इसका समास हो रहा है, हमें पता है कि समास हो रहा है। मैंने यही शब्द क्यों लिया, क्योंकि अभी अभी इसका समास हमने किया था, ठीक है। अब ये आता है, अब इसकी संधि करती है, तो संधि भी मैंने की थी, पर के साथ उपकार जोड़ा था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि विकार हुआ, ठीक है। विकार, विकार किसे कहते हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको, परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई न कोई बदलाव आना, कोई परिवर्तन आना, कोई विकार होना, ठीक है। और विकार क्या हुआ दोस्तों, यहां पर देखिएगा ए मिला, पर के अंदर क्या है, यहां पर ए की मात्रा है, ए और इसके साथ ऊ मिला, ए और ऊ मिल करके क्या हुआ, ओ की मात्रा हुआ, ठीक है। और रे है, इसके ऊपर ओ की मात्रा दिखने को मिल रही है हमें, यानी कि ये क्या हुआ, इसका विकार है, इसको विकार कहा जाता है, ये परिवर्तन है इसका, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, परिवर्तन है, ठीक है। और समास में क्या होता है, समास के अंदर संधि भी हो सकती है और संयोग भी हो सकता है, ठीक है, संयोग भी होता है। इसका कैसे करेंगे देखिएगा, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या करेंगे, यज्ञ के लिए शाला। दोस्तों इसमें क्या हुआ, यज्ञ और शाला दो शब्द है इसमें, ठीक है। इसमें भी क्या है, दो शब्द है, पर और उपकार, दो शब्द है। और इसमें भी क्या है, यज्ञ और इसके साथ में क्या जुड़ा, शाला। क्या बना दोस्तों, संयोग, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या हुआ, विकार या परिवर्तन नहीं हुआ, एक यहां से उठाया, यहां से उठाया, दोनों को एक साथ में लिख दिया, यज्ञशाला, ठीक है। तो जहां पर विकार या परिवर्तन न हो वहां पर संयोग होता है, और जहां पर विकार या परिवर्तन होता है वहां पर संधि होती है, ठीक है। और दोनों के दोनों जो है वो समास के अंदर आते हैं, ठीक है। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला होगी, और इसमें परोपकार दूसरों पर उपकार हो गया, ठीक है। तो ये था पदों को बीच के अंदर बिठाना और समास और संधि को समझा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। दोस्तों हमने ये भी समझा है इसमें कि दो या दो से अधिक शब्द होने जरूरी होते हैं, ठीक है। या तो दो हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो भी क्या होगा दोस्तों, समास हो जाता है, ठीक है। और समास के अंदर किस प्रकार से आता है ये भी हमने समझा। अब एक चीज और आप समझ सकते हो, ठीक है, कि समास के अंदर प्रश्न आजकल किस प्रकार के पुट हो रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको रटा दिया जाता है, समास के भेद बताते हैं, समास के प्रकार बताते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। यदि पूछ लिया जाता है समास का प्रकार या समास कितने प्रकार के होते हैं, हमारा एक ही ऑप्शन रहता है 6, समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। बिल्कुल 6 प्रकार के करेंगे, ठीक है। पर क्या होता है दोस्तों, जो एनसीईआरटी की बुक है या दिल्ली बोर्ड की बुक है उसके अंदर समास दिया हुआ है 4 प्रकार के। समास कितने हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। दोनों की दोनों चीज क्लियर करवाऊंगा कि 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं या 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक बार ये समझते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में इसके क्वेश्चन पुट होते हैं, ठीक है, यानी प्रश्न किस प्रकार से आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं एक जो समास का पद होता है उसकी मैं आपको उसको समझा देता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पुट होते हैं, ठीक है। बैठो, आ रहा हूं 5 मिनट क्लास में, ठीक है, 12 मिनट। कैसे होता है दोस्तों, देखिएगा, पहला एक अव्ययी भाव समास,
अव्ययीभाव समास, ये समास का भेद है, ठीक है। और दोस्तों इसकी पहचान जो बताई जाती है, YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, उसकी पहचान क्या बताती है? पहला पद उपसर्ग। दोस्तों क्या आता है? पहला पद उपसर्ग। मैं आपको बता रहा हूं, बताने का तरीका क्या बताती है दोस्तों? पहला पद उपसर्ग। जहां पर पहला पद उपसर्ग दिखे वहां पे अव्ययी भाव समास लगा देना है, ठीक है। ये आजकल वीडियो के अंदर बताया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो ये मैंने भी आपको बता दिया कि पहला पद जहां पर उपसर्ग होगा वहां पर अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से पहला पद होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है? देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमसे क्या पूछा है? इनमें से अव्ययी भाव समास कौन सा है? इनमें से 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले ए आएगा, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा होगा? प्रतिकूल। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन आता है प्रतिकूल, ठीक है। इसके बाद बी नंबर ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया, ठीक है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन आपके लिए रहेगा प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि ये आपके लिए शब्द रहेगा। और जो डी ऑप्शन है वो रहेगा प्रतिबिंब। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी और डी। दोस्तों चारों ऑप्शन में से फटाफट से जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा आपका उत्तर कौन सा है। फटाफट से लिखिएगा, मैं आपको देख रहा हूं, आपका उत्तर देख रहा हूं। पहला ऑप्शन है प्रतिकूल, प्रतिक्रिया, प्रतिध्वनि, प्रतिबिंब, ठीक है। सबके अंदर क्या है दोस्तों? प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है, ठीक है। तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 4 के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें उपसर्ग लगा होगा, ठीक है। और हमसे क्या पूछेगा? अव्ययी भाव समास पूछ लिया। पढ़ाने वाले टीचर ने क्या बताया कि अव्ययी भाव समास जो है उसके अंदर क्या होता है? पहला पद उपसर्ग होगा। शर्त देती पहला पद उपसर्ग होगा, अव्ययी भाव समास होगा। दोस्तों तत्पुरुष बहुत सारे शब्द आते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास के। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं इसके अंदर आपका सही उत्तर क्या रहा? प्रतिदिन। दोस्तों कौन सा उत्तर आएगा? प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन ये हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल आजकल आते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे इसका? प्रतिदिन का प्रत्येक दिन, ठीक है। प्रतिदिन का क्या लिखेंगे? प्रत्येक दिन। लिखा हुआ समझ में आ रहा है शायद, मेरे ख्याल से आपको, या नहीं दिख रहा? दिख रहा है, वेरी गुड। प्रत्येक दिन नहीं दिख रहा तो बता सकते आप कमेंट में, गुड। तो इसका क्या होगा? प्रत्येक दिन, प्रतिदिन का, ठीक है। और इसमें क्या है? अव्ययी भाव समास है, ये भी हम लिखना सीखेंगे। दोस्तों पजल मत होना, YouTube पे अंदर क्या होता है कि हर प्रकार के आप वीडियो देखते हो, कभी इसका देखा, कभी इस चैनल पे गए, कभी किसी चैनल पे गए, बार बार भटकने से अच्छा है दोस्तों एक चैनल पर देखिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो करवाने वाला इतना भी बेवकूफ नहीं है कि आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा, बिल्कुल देगा दोस्तों। किसी चैनल से जुड़िए, मैं कहता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक ही बात कहता हूं कि हमने कई किताबें इकट्ठी कर ली, ठीक है। हमने क्या किया दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं।
दोस्तों भागिए मत, ठीक है, क्योंकि यदि हमारे सामने 5 किताब ले आए, ठीक है, 5 किताब हम ले आए, ठीक है, अब हम बोलेंगे कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमने 5 किताबें पढ़ दी। दोस्तों कोई जरूरी नहीं है 5 किताबों की, 5 किताब आप पढ़ोगे, ठीक है, 5 किताबें आप पढ़ोगे, एक एक बार पढ़ पाओगे। 5 किताबों को एक एक बार पढ़ा दोस्तों समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। या तो जरूरी है 500 किताबों का गहन अध्ययन करें, ठीक है, और एक विद्वान बन जाए, हो सकता है बिल्कुल। दोस्तों विद्वान नहीं बनना, एक बार हमारा वो जो एम है दोस्तों, एम जो है उसको क्लियर करना जरूरी होता है। हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है, और उस लक्ष्य उस एम तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे जो हमारे सामने उद्देश्य आते हैं उनको पार करना पड़ेगा, ठीक है। और ये उद्देश्य क्या है दोस्तों, किताबें लेके आना, चैनल पर विजिट करना और उसको गहन अध्ययन करना, समास भी पढ़ना पड़ेगा, संधि भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, कोचिंग सेंटर का सहारा भी लेना पड़ेगा और सेल्फ स्टडी को भी टाइम देना पड़ेगा। ये हमारे छोटे छोटे उद्देश्य है। वो सारे उद्देश्यों को मिला करके अंत में हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, हमारा एम होगा, हमारा लक्ष्य होगा, ठीक है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोस्तों मेरी आपसे यही राय रहेगी कि आप 5 किताबें न पढ़ करके आप अच्छी एक किताब लेके आइए और इस एक किताब जो है उस एक किताब को आप 5 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। उस एक किताब को यदि आप 5 बार पढ़ोगे तो ऐसा कोई आपका तथ्य नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा जो तर्क होता है, हमारा तर्क शक्ति जो हमारी जागृत होती है, उसके माध्यम से क्या होता है, हम उससे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी प्रश्न है वो लिख दीजिएगा, आपका जो भी तर्क है वो दे दीजिएगा, उसका भी रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, 5 बार पढ़ने से क्या होगा, आपकी कमांड जो है उस पर रह जाएगी, ठीक है, और अच्छे से आपका जो है टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आपने विद्वान बनना है तो आप किताबें पढ़िए, बहुत सारी किताबें पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तर्क वितर्क आप करने लगोगे और खुद की भी आप संकलन करोगे बहुत सी चीजों का, बट उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, टाइम चाहिएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपके पास इतना मेरे ख्याल से टाइम नहीं होगा कि एक बार आप विद्वान बनने के लिए पढ़ते रहो, क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है उसमें विद्वान बन सकते हैं अपन, ठीक है। और हमें क्या है, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी अच्छे से पढ़ ली, मैथ नहीं पढ़ी, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? हिंदी पढ़ ली, साइकोलॉजी छोड़ दी, सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों पढ़ना सबको पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। और सारे सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक किताब का अध्ययन, जो अच्छी किताब है, अच्छे गुरु से शिक्षा प्राप्त करो। और अच्छा जो चैनल आपको लगे, एक चैनल पर विजिट कीजिए, अच्छा चैनल जो लगे उसी की किताबें पढ़िए, उसी की क्लासें लगाइए और उसी की टेस्ट सीरीज कीजिए, ठीक है। वो ही क्या करता है, टेस्ट भी लेगा, ठीक है। अब उसी के टेस्ट भी दे रहे हो, ठीक है। इस टेस्ट के लिए मैं आपको एक बार और भी कहूंगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट जो देते हैं ना उससे खुद के लेवल का पता चलता है, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो कहीं से भी दे सकते हो आप, ठीक है। या तो आप प्रैक्टिस सेट ले आइए, वहां से दीजिए। इसके अंदर जो प्रैक्टिस सेट के अंदर नए क्वेश्चन मिलते हैं वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार है, आपके साथ में खड़ा है, हमारा यूट्यूब चैनल है वो भी आपके साथ में खड़ा है, तो उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, आपको अच्छे से हर बात जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए एक बार, लक्ष्य जब हमारा हासिल हो गया उसके बाद चाहे कुछ भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए काफी शायद मेरे लिए आज हमने क्या समझा, समास को समझा, समास विग्रह को समझा और समास के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आते हैं इस प्रकार से समझा। कल हम करेंगे समास के प्रकार, भेद कितने प्रकार होते हैं समास के, इस प्रकार की जो है वो आगे कल की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।